स्टूडेंट, वेलकम टू केआर फार्मा। आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो होने वाला है फार्माकोथेरेपेटिक पे, जो डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है। और उसमें हम लोग मेनली हमको इसमें पढ़ना क्या होता है, हमको पढ़ना होता है डिसीज़ पढ़ना होता है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गई, और जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एपिलेप्सी, पार्किंसन डिसीज़, ये सब डिसीज़ हमको इसमें पढ़ना होता है। इसका एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस और साइन एंड सिम्टम्स यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो ये हमको पढ़ना होता है। तो चैप्टर 1 में हमको पढ़ना होगा इसका इंट्रोडक्शन और इसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या है, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन एंड ईबीएम एंड ईमेल यानी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या है, और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। तो ये हमको पढ़ना होगा। अब जितने भी डिसीज़ हैं, अब अगर हम लोग एक स्ट्रेटजी के साथ अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम सारा कवर, ये एक दो वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे, दो वीडियो में हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, ये जितने भी आप डिसीज़ देख रहे हो, तो ये जो पढ़ने वाले हैं ना, हम हर एक ईच डिसीज़ हम लोग तैयारी करेंगे, यानी प्रिपेयर करेंगे डेफिनेशन और इटियोलॉजी। हम हर एक डिसीज़ का आज हम इस वीडियो में सिर्फ डेफिनेशन और इटियोलॉजी पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब हम देखिए, एटियोलॉजी में कारण पूछता है कि किस कारण से हो जाता है, इसका काजेस क्या है। और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होता है वो तो सबका लगभग सेम ही होता है, तो इस पे फोकस करना ही नहीं है, किसी एक या दो का याद कर लीजिए, वो ही सब में सेम लिख दोगे, आपका काम चल जाएगा। तो इसका तो ये तो कुछ वैल्यू करता ही नहीं है। अब रह गई फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो ये इसको आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल हर एक डिसीज का याद करना पड़ेगा। डेफिनेशंस तो हम आज कवर ही कर लेंगे, इटियोलॉजी भी कवर कर लेंगे। पैथोजेनेसिस रहेगा, पैथोजेनेसिस जो है, तो पैथोजेनेसिस भी याद करना पड़ेगा आप लोगों को हर एक डिसीज का। बाकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है, ये तो आप सोच के भी लिख सकते हो, जस्ट लाइक अगर आप वो अगर कह दो कि डायबिटीज़, या फिर हम देख लेते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होता है, एपिलेप्सी मिर्गी, सीजर, यही सब होता है ना। तो इसमें क्या झटके आने लगते हैं, आदमी अपना मोमेंट खो देता है, ठीक है। यही सब आपने सोच के मतलब उसके लक्षण क्या है ना, सोच के हम लोग लिखना है, तो यही सब लिखना होता है। चलिए हम देखते हैं हाइपरटेंशन को, जो हमारा फर्स्ट डिसीज होने वाला है ना, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, एक पेरिस्टेंट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आप सभी जानते होंगे, ये तो बच्चा जानता है, 120 और 80 होता है। 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक होता है। अब अगर 120 से 190, 120 होना, उससे अगर ऊपर चला जाए, जैसे कि 140 और 90 हो जाए, mmHg मिलीमीटर पर हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो क्या होगा, ये हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। एटियोलॉजी में प्राइमरी के कारण हो सकता है, प्राइमरी में आता है जेनेटिक्स, किसी जेनेटिक्स के कारण हो सकता है, स्ट्रेस, चिंता, ओबेसिटी, मोटापा। सेकेंडरी में ये होता है किसी अपने मतलब बॉडी के कारण होता है, ठीक है। तो बॉडी के कारण जैसे कि किडनी डिसीज अगर है आपको तो हो सकता है हाइपरटेंशन। इंडोक्राइन डिसऑर्डर है तो भी हो सकता है। एंड ड्रग्स, अगर आप लोगों ने ड्रग ऐसा लिया है कि बीपी बढ़ा दे, जैसे कि जो ब्लड को कंस्ट्रिक्ट कर दे, जो ब्लड वेसल्स होती हैं अगर कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब पतली हो जाएगी ना, तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ना, तो ऐसी अगर ड्रग्स ले ली तो उसके कारण हो सकता है। ये हमारा कवर हो गया। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, जो हार्ट होता है ना, हार्ट में भी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, तो उसमें जब चेस्ट पेन, देखिए ये एक्चुअली में क्या होता है, ये एक चेस्ट पेन होता है जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू हार्ट। जब हार्ट में ब्लड का जो सप्लाई होता है वो रिड्यूस्ड यानी कम हो जाता है, तो उसके कारण होता है। इसका कारण हो सकता है अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कोरोनरी आर्टरी होती हैं वो पास न्यूरोबिंग यानी पास में होने लगती हैं। अब इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, जो कोलेस्ट्रॉल वो बहुत ही, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल का मतलब बेड कोलेस्ट्रॉल, वो बहुत ही ज्यादा होने लगता है, और एचडीएल की मात्रा कम हो जाती है। तो एलडीएल जो होता है वो चिपचिपा पदार्थ का होता है, जैसे कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें वो चिपकने लगता है आरबीसी के साथ, जिससे कि क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो बहुत उसमें
ब्लड की जाने की रास्ता जो होता है ना वो बहुत कम बचता है, और जिससे कि क्या होता है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है हार्ट को, और वो हार्ट पेन करने लगता है। एक्चुअली में ये जो पेन होता है वो हार्ट में होता है, मगर हमको फील चेस्ट में होता है। एंड इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, वही बोल रहे हैं ना, जैसे कि आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हो या स्ट्रेस कर रहे हो तो उसके कारण हो सकता है। एंड तीसरा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो कि हार्ट अटैक नाम से भी जाना जाता है। ये क्या हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, इज ए इरिवर्सिबल डेथ। ये एक इरिवर्सिबल डेथ है, अगर एक बार ये हो गया ठीक है तो दोबारा बहुत ही न के चांसेस है, ठीक है। तो ड्यू टू प्रोलॉन्ग लेक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें बहुत ही लेक मतलब ऑक्सीजन की जो वो है डिमांड बहुत ही कम हो जाती है, जिसे आइसेमिया कहते हैं, इस्कीमिया सॉरी, यूजली यूज कास्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। इस ये भी क्या होता है, ये कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज बिल्कुल बंद है, इसमें ब्लड जा ही नहीं पाता है, ब्लॉकेज हो जाता है ना, उससे को ही मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। इसको हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है। इटियोलॉजी में क्या लिखेंगे आप, प्राइमरी काजेज अथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। अगर अथेरोस्क्लेरोसिस है कोरोनरी आर्टरीज में तो हो सकता है प्लेक फॉर्मेशन एंड रेप्चर। प्लेक मतलब गुच्छादार बन जाना, फॉर्मेशन। एंड इमीडिएट काजेस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, मतलब जो ब्लड है वो एकदम से क्लॉट हो गया, बहुत ही जम गया, थक्का बन गया, जिससे क्या होगा ब्लड सप्लाई नहीं हो सका और हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। अब रिस्क प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स, जैसे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं रिस्क वाले फैक्टर्स, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो भी मैंने बताया ना, कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार, बहुत से प्रकार, 4 प्रकार का होता है, पर जो एलडीएल होता है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना ये बेट बहुत ही खराब होता है। और एक होता है एचडीएल, ठीक है, जो कि सबसे बहुत ही खराब, इससे एलडीएल से भी ज़्यादा खराब होता है कोलेस्ट्रॉल। ये जो कोलेस्ट्रॉल दोनों होते हैं ये आरबीसी के साथ चिपक जाते हैं और रास्ता जाम कर देते हैं, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। सबसे बेस्ट होता है एचडीएल, ठीक है। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटीज, इसके वो हैं इटियोलॉजी, ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है, हाइपरलिपिडीमिया जब होता है जब एक ऐसी कंडीशन होती है करेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल्स ऑफ लिपिड्स, जब लिपिड्स का लेवल बढ़ जाता है इन द ब्लड में सच जैसे कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, जब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये जब बढ़ जाते हैं तो हाइपरलिपिडीमिया हो जाती है। एटियोलॉजी में काजेस के क्या है, प्राइमरी जेनेटिक्स काजेस, प्राइमरी में क्या है जेनेटिक्स काजेस, जैसे कि किसी का उसके माता पिता से आ सकता है। सेकेंडरी यूसेज में, सेकेंडरी काजेस में अनहेल्दी डाइट, कोई अनहेल्दी डाइट ले रहा है, बहुत ही फैट बहुत ही मात्रा में ले रहा है, या फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, प्रोटीन को मतलब फैट बहुत ले रहा है और काम बिल्कुल कर नहीं रहा है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सोते हो। जैसे ना आप लोग जो शहर के लोग रहते हैं ना उनको ये ज़्यादा बीमारी होती है क्योंकि वो कुछ काम करते ही नहीं। अब गांव के हैं ना वो कहीं वो जा रहे खेतों में, कहीं लौंडे हो गए ना वो जा रहे हैं घूमने घामने, ये सब होता है, तो इसी कारण हो जाता है। ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है। एंड थर्ड है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, इसका शॉर्ट फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का शॉर्ट फॉर्म CHF, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, हार्ट अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड, पर्याप्त मात्रा में ब्लड, हार्ट जो हार्ट होता है ना, हार्ट होता है वो ब्लड को पर्याप्त मात्रा में भेजने में असफल रहता है, अनेबल रहता है। इसका एटियोलॉजी क्या, हाइपरटेंशन है अगर, या MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या फिर वाल्व डिसीज, अगर वाल्व डिसीज हो गई तो उसके कारण भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमको क्या क्या पढ़ना है, अस्थमा और CPD। सूर्य, चलो अब हमने वो बंद कर दिया है, ठीक है, हमने अब वीडियो बंद कर दिया है, ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ओके, चलिए हम देखते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो, उसमें हमको 2 ही चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी है, अस्थमा पढ़ना है और COPD, यानी कंजेस्ट, सॉरी इसका होता है
कोरोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इसका ये फुल फॉर्म होता है। सीओपीडी का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में अस्थमा, अस्थमा क्या होता है? एक कोरोनिक, यानी कोरोनिक का मतलब क्या होता है? एकदम से नहीं, धीरे 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 डिसीज डेवलप हुई है, कोरोनिक का मतलब ये होता है। अगर एक्यूट लिखा हो तो एकदम से। तो कोरोनिक इन्फ्लेमेटरी एक सूजन वाली एयरवेज में होने वाली डिसीज है विथ रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि एक रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इटियोलॉजी में क्या लिखेंगे? एलर्जेंस, ये एलर्जेंस के कारण हो सकता है, एंड जेनेटिक फैक्टर्स के कारण हो सकता है, एंड पोल्यूशन के कारण हो सकता है। पैथोजेनेसिस है ना, पैथोजेनेसिस हम लोग अगले बार ट्रिक से पढ़ेंगे। पैथोजेनेसिस में क्या होता है? अगर हम अस्थमा का पैथोजेनेसिस देख लें ना, तो जैसे कि एलर्जेंस इंटर द एयरवेज, फिर काज इन्फ्लामेशन, ऐसे मतलब पैथोजेनेसिस बहुत ही आसान होता है अगर आप समझ जाओ, ठीक है। सीओपीडी क्या होता है? सीओपीडी इज ए क्रोनिक लंग डिसीज, ये भी एक क्रोनिक लंग डिसीज है। प्रोग्रेसिव एयर फ्लो लिमिटेशन, इसमें क्या होता है? एयर फ्लो जो होता है उसमें धीरे धीरे एयर फ्लो, वो उसमें सूजन आती रहती है, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो उसमें जो ब्रोंकाइटिस होती है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो इसका एटियोलॉजी क्या है? स्मोकिंग, मतलब मेजर काजेज है इसका, स्मोक करने से, एयर पोल्यूशन या कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। एंड नेक्स्ट हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में हमको क्या क्या पढ़ना है? डायबिटीज मिलाइटिस पढ़ना है, और क्या पढ़ना है हमको? हाइपरथायरॉयडिज्म, ये हमको एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ना है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो डायबिटीज मिलाइटिस होता है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है विथ हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसमें क्या हो जाता है? हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो हाई हो जाता है ड्यू टू डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रेशन। ये किसके कारण हो सकता है? जो इंसुलिन सिक्रेशन होता है उसमें डिफेक्ट, मतलब वो कम होने लगता है या फिर बनता ही नहीं है, कम प्रोड्यूस होने लगता है, इसका कारण हो सकता है। या फिर इंसुलिन एक्शन, जो इंसुलिन है वो प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है ग्लूकोज को तोड़ने में, इससे हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। अभी जो डायबिटीज होता है वो दो टाइप्स का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जिसको T1DM भी कहते हैं, एंड टाइप 2 को T2DM भी कहते हैं। अब हम इसका टाइप 2 जो डिसीज है ना, इसको हम लोग एटियोलॉजी के साथ देखते हैं क्या क्या होता है। तो डेफिनेशन, एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसीज, ये क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसीज है जो टाइप 1 डायबिटीज है, इन विच द बॉडीज इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बी सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। इसमें जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम अपने ही बीटा सेल, जो पेनक्रियाज का जो बीटा सेल है, देखिए पेनक्रियाज में 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, बीटा सेल, अल्फा सेल एंड गामा सेल, ठीक है। और एक और होता है सेल्स, जो अल्फा सेल होता है वो ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करता है, बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो जो हमारा बीटा सेल्स होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग में उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं है, लीडिंग टू एब्सोल्यूटली इंसुलिन डिफिशियंसी, जिससे कि क्या होता है? इंसुलिन डिफिशियंसी यानी इंसुलिन की कमी हो जाती है टाइप 1 में। टाइप 1 में कैसे याद रखेंगे? टाइप 1 में बनता ही नहीं है, टाइप 2 में बनता है, प्रॉपर यूज नहीं होता है, ऐसे आपको याद रखना है शॉर्ट फॉर्म में। आइटियोलॉजी क्या है? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाज बीटा सेल, मतलब बीटा सेल्स, जो पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं उसमें ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाना, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, मतलब किसी अपने माता पिता से पाना, या इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स जैसे कि वायरल इन्फेक्शन या टॉक्सिन्स, इसके कारण भी हो सकता है। यूजली अगर इन चिल्ड्रन और यंग अडल्ट, आमतौर पर बच्चों में या फिर यंग अडल्ट में ये बीमारी पाई जाती है। T2DM क्या होता है? यानी टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस। डेफिनेशंस क्या है? ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड रिलेटिव इंसुलिन डिफिशियंसी। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण या फिर रिलेटिव इंसुलिन डिफिशियंसी के कारण, रिजल्टिंग इन हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसमें क्या होता है? इसमें भी हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा। इटियोलॉजी क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, मेन काजेस हो गया इसका। ओबेसिटी, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब हमारे पेट में जो हमारा पेट होता है ना, देखिए ना कई कई लोगों का मतलब पेट बहुत आगे निकला रहता है ना, तो उसके कारण हो सकता है। एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से ना जीना, मतलब बैठे बैठे ऐसे ऐसे सोचना, उधर उधर, मतलब खाते पीते रहना, ऐसे एक जगह बैठे रहना, बिल्कुल मुरला जैसा रहना। जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? डिक्रीज थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। इसमें होता है डिक्रीज जो हार्मोन जो होता है ना, थायराइड हार्मोन, उसका प्रोडक्शन, उसका उत्पादन डिक्रीजेस, कम हो जाना, हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है। किसके कारण हो सकता है? आयोडीन, भाई आयोडीन मेन काज इसका हो सकता है। दूसरा काज हो सकता है ऑटो इम्यून डिसीज।
ऑटोइम्यून डिसीज भी हो सकती है, इसका ये एटियोलॉजी है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म देखते हैं, मतलब थायराइड का बढ़ जाना, थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन एक्सेस, मतलब थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाना। एटियोलॉजी क्या होता है, ग्रीवियस डिसीज, मतलब जो हमारा थायराइड ग्लैंड होती है उसमें गांठ बन जाना, उसको ही ग्रेवियस डिसीज कहते हैं, या फिर थायराइड नोडुल्स हो जाना। अब सीएनएस डिसऑर्डर देख लेते हैं। सीएनएस डिसऑर्डर में हमको क्या पढ़ना है, एपिलेप्सी पढ़ना है, पार्किंसन डिसीज पढ़ना है, एंड अल्जाइमर डिसीज पढ़ना है, स्ट्रोक पढ़ना है, माइग्रेन पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एपिलेप्सी देखते हैं क्या होता है। एपिलेप्सी यानी सीजर, क्या सीजर्स कहलाती है, रिकरेंट सीजर ड्यू टू एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी। डिफिनेशंस क्या है, रिकरेंट सीजर्स ड्यू टू एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी, हमारा जो ब्रेन एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल नॉर्मल नहीं रहना, उसके कारण रिकरेंट सीजर, बार बार झटके आना, उसको ही एपिलेप्सी कहते हैं। एटियोलॉजी में लिख सकते हैं जेनेटिक हो या फिर ब्रेन इंजरी, अगर ब्रेन इंजरी हुई हो या फिर इन्फेक्शंस, ठीक है, ये होती है। पार्किंसंस डिसीज में क्या होता है, एपिलेप्सी में झटके आने लगते हैं, टीमर, ठीक है, TREMOR, वो आने लगते हैं टीमर। बट पार्किंसन डिसीज में क्या होता है, उससे थोड़ा अलग होता है, न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर अफेक्टिंग मोमेंट। ये एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो कि मोमेंट को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। मोमेंट इसमें क्या होगा, हमारा कोई एक, जैसे कि हमारा हाथ है ना, वो अपने आप हिलने लगेगा, ठीक है, मतलब उस पर कंट्रोल नहीं पा सकोगे, आप स्माइल करोगे स्माइल नहीं दे पाओगे, आप किसी की चीज़ को पकड़ने चलोगे आप उसको सही से पकड़ नहीं पाओगे, अगर कम है, और अगर वैसे बहुत ज़्यादा अगर सेवर केसेस में तो बहुत ही मतलब कुछ भी कर ही नहीं, उठा भी नहीं पाओगे। किसके कारण हो सकता है, कारण एटियोलॉजी क्या है, डोपामीन डिफिशियंसी, डोपामीन की कमी ही मेन काजेज है इसका, या फिर डीजेनरेशन ऑफ सब्सटेंसिया नाइग्रा। सब्सटेंसिया क्या है, नाइग्रा, ये एक हमारा ब्रेन का एक पार्ट है, उसमें क्या होता है डीजेनरेशन ऑफ, वो अफेक्ट हो जाता है, तो उससे हो सकता है। अब हम अल्जाइमर डिसीज देखते हैं। अल्जाइमर डिसीज तो सैयारा मूवी देखे हो ना, अल्जाइमर डिसीज उसी को हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो अपनी मेमोरी लॉस खोने लगता है, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस एंड कोग्निटिव डिक्लाइन, वो सोचने समझने बोलने की क्षमता उसके अंदर जाने लगती है। एटियोलॉजी क्या है, एमाइलॉइड प्लेक्स, एमाइलॉइड एक प्रोटीन, हमारे ब्रेन में एक प्रोटीन होता है एमाइलॉइड, वो प्लेक्स उसके गुच्छेदार बन जाना, मतलब वो उसका गुच्छा बन जाना, एंड जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं अल्जाइमर डिसीज में, ठीक है। स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक एक सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शंस ड्यू टू सप्लाई इंटरप्शन। स्ट्रोक है ब्लड सप्लाई, हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई एकदम से खो जाना, लॉस मतलब उसकी रुक जाना, हमारे ब्लड में, हमारा जो ब्रेन है उसमें ब्लड सप्लाई के कारण, मतलब इसमें जो फंक्शन है ना बॉडी का फंक्शन, उसमें रुक जाना, मतलब ब्लड वेसल्स होती है हमारे ब्रेन में, उसमें ब्लड सप्लाई इंटरप्शन हो जाना, उसी को स्ट्रोक कहते हैं। जैसे कि आइसिकीमिक यानी क्लोट हो जाना, जैसे अब किसी चीज़ के कारण क्लोट हो गया है हमारे ब्रेन में, तो ये हो सकता है स्ट्रोक, या फिर हेमोरेजिक ब्लीडिंग, मतलब ये पे ब्लीडिंग हुई है उसी के कारण। माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन हेडेक होता है, रिकरेंट सेवर हेडेक विथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। माइग्रेन या तो आपके आधे सिर में लेफ्ट साइड में या फिर बाएं साइड में क्या होगा, आपके एक बहुत ही सेवर हेडेक होगा, उसी को माइग्रेन बोलते हैं। ये इसकी एक सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स ये आधे सर में होता है, हम सिम्टम्स अभी पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए हम बता नहीं रहे हैं कि इसमें किस तरफ होता है, बाकी सिम्टम्स आप पढ़ोगे तो हम माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन में आधे सर में पेन, बहुत ही हाई सेवर हेडेक होने लगता है, ठीक है। एटियोलॉजी क्या है, जेनेटिक्स हो सकता है, ट्रिगर्स मतलब इसके, और अन्य काजेस क्या हैं, स्ट्रेस, फूड, हार्मोन्स एबनॉर्मल होने के कारण, या फिर स्ट्रेस, चिंता, तनाव, या फिर फूड। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में हमको GRD पढ़ना है, पेप्टिक अल्सर पढ़ना है, एल्कोहलिक लीवर डिसीज पढ़ना है, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज पढ़ना है। तो GRD क्या होता है, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्सस डिसीज, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें रिफ्लेक्स होगा। बेक फ्लो हो जाना ऑफ स्टोमक एसिड इनटू इसोफेगस, जो स्टोमिक एसिड है उसका बेक फ्लो इसोफेगस में आ जाना, ऊपर उल्टा आ जाना, जो हमारी नली है ना, नली जो हमारा स्टोमिक है
पेट, पेट से जो नली जो जिसमें हम खाना खाते हैं उसमें जाता है, उसमें एसिड जाना, उसी को ही GERD कहते हैं, ठीक है। इटियोलॉजी क्या है, वीक लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। ये क्या होता है, जब जब स्फिंक्टर जो इसोफेगल स्फिंक्टर होता है उसका लोअर वाला, नीचे वाला वो वीक हो जाता है, या फिर ओबेसिटी, मोटापा बहुत ज़्यादा है तो भी हो सकता है, या फिर स्पाइसी फूड, बहुत ही स्पाइसी फूड खा लिया तो भी हो सकता है। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर एक ऐसी पेप्टिक अल्सर क्या होता है, पेप्टिक अल्सर इन स्टोमक ड्यूडेनम लाइनिंग, अल्सर हो जाना ड्यूडेनम लाइनिंग में या फिर स्टोमक। ड्यूडेनम कहाँ होती है, ड्यूडेनम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, याद करो, HAP में पढ़ा होगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, ड्यूडेनम, ठीक है, जो कुछ होता है। तो जो ड्यूडेनम लाइनिंग होता है और स्टोमक, उसमें अल्सर हो जाना। इटियोलॉजी क्या है, H पाइलोरी इन्फेक्शन, एक H पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है उसका इन्फेक्शन हो जाना, या फिर आपने नशेड़ी से आपको याद रखना है, जो एनाल्जेसिक दवा होती है या फिर पायरेटिक दवा होते हैं उसको भी नशेड़ कहते हैं। नॉन स्टेरॉइड, देखो NSAID है ना, तो N से नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, और S लगा है मतलब ड्रग्स, लास्ट में आप S लगा देना, तो उसका आप लोग ओवर यूज कर लिया तो हो सकता है। एल्कोहलिक लीवर डिसीज में क्या होगा, लीवर डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक, आपने एक्सेसिव बहुत ही हाई मात्रा में, बहुत ही ज्यादा मात्रा में एल्कोहल ले लिया है, ठीक है, तो उससे लीवर डैमेज हो सकता है। हाई मात्रा में एक ही दिन में नहीं, अब धीरे धीरे ये भी होती है। तो ये क्या है, क्रोनिक एल्कोहल कंजप्शन, आप धीरे धीरे एल्कोहल को कंजप्शन कर रहे हैं, बहुत ही ले रहे हैं, तो ये एल्कोहलिक लीवर डिसीज हो सकती है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज IBD क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ GIT ट्रैक्ट, जो GIT ट्रैक्ट होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना धीरे धीरे, ये भी एक धीरे धीरे, मतलब क्रोनिक लगा हो तो उसमें धीरे धीरे वो डेवलप होती है। तो GIT ट्रैक्ट क्या होता है, GIT ट्रैक्ट हमारे माउथ से लेकर हमारे एनस तक, जितना भी पूरा रास्ता गया है, जितने भी पार्ट आते हैं, जैसे हमारा माउथ हो गया और हमारा ये एनस हो गया, जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, वहाँ माउथ से लेकर स्टूल पास करने की जगह तक जितने भी पार्ट आते हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, और हमारा स्टोमक हो गया एंड इसोफेगस हो गया, ये सब क्या हो गए, ये हमारे GIT ट्रैक्ट है, उसमें सूजन आ जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, उसी को ही इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज कहते हैं। इटियोलॉजी में क्या लिखेंगे, ऑटोइम्यून हो सकता है या फिर जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। हीमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, इसमें लो हो जाता है, लो हीमोग्लोबिन ड्यू टू आयरन डिफिशिएंसी, मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाना, ठीक है, उसी को ही आयरन, मतलब अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो आयरन भी कम, आयरन की कमी के कारण होगा ना। अरे यार, जब हीमोग्लोबिन लो होगा तो आयरन भी कम होगा, वही सिंपल सी बात है। इटियोलॉजी क्या होगा, पुअर डाइट, आप अपनी डाइट में आयरन वाली चीज़ें नहीं ले रहे हैं या फिर अच्छा खा नहीं रहे हैं तो उससे हो सकता है, या फिर ब्लड लॉस, आपका बहुत ही हाई मात्रा में ब्लड लॉस हुआ है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, ये एक ऐसी एनीमिया होता है ड्यू टू इम्पेयर्ड DNA सिंथेसिस, ये DNA सिंथेसिस के कारण हो सकती है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एंड इम्यूचर RBCs। इसमें क्या बनने लगते हैं, जो RBCs होते हैं हमारे, जो हमारे RBCs होते हैं वो लार्ज, बहुत ही बड़े बड़े उसका फॉर्मेशन होने लगता है इन द बोन मेरो में। इटियोलॉजी क्या है, विटामिन B12 की कमी या फिर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी, फोलिक एसिड को विटामिन B9 कहते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज में हमको क्या पढ़ना है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, एक इन्फेक्शियस डिसीज होती है जिसमें अफेक्ट होते हैं हमारे लंग्स। इटियोलॉजी क्या होता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण हो सकता है, मेड ऑफ ट्रांसमिशन एयरबोर्न कफिंग स्नीजिंग, मतलब अगर मेड ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कि आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सॉरी, तो जो ट्रांसमिशन के जो मोड हैं, जैसे कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसी को है और अगर उसने छींक का, स्नीजिंग किया या कफिंग किया, कुछ भी किया, तो और वहाँ पे आप उसके सामने खड़े हो तो आपको भी हो सकता है। निमोनिया क्या है, निमोनिया इन्फेक्शंस ऑफ लंग डिसीज, ये एक लंग टिश्यू की एक इन्फेक्शन होता है कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोली। जो एल्वियोली होता है उसमें इन्फ्लेमेशन के द्वारा होता है, उसमें होने लगता है एल्वियोली में इन्फ्लेमेशन, लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड और पस, उसमें क्या लीडिंग टू फ्लूइड, उसमें फ्लूइड भरने लगता है, पस भरने लगता है। डिफिशिएंसी इन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में डिफिकल्टी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इटियोलॉजी क्या है, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई,
ठीक है। बैक्टीरिया किस कारण हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण हो सकता है। वायरसेस क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। एंड फंगी किस, अगर फंगी से हुआ है तो कैंडिडा एस्पेरिगिलस एस्पेरिगिलस एस्पेरिगिलस। इसका और भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। फिलहाल आपको याद रखना है तो कुछ कैसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि जो अगर फंगी से हुआ है तो कैंडिडा एस्पेरिगिलस गिलस से होगा, अगर वायरस से हुआ है तो इन्फ्लुएंजा वायरस से होगा, और बैक्टीरिया से हुआ तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से होगा। यूटीआई क्या था, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया तो उसको यूटीआई कहेंगे, बिल्कुल। किडनी, यूरेट्रा, इसमें क्या क्या इफेक्ट होते हैं, जैसे हमारा यूरिनरी जो ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट, अब जैसे यहाँ पे जो ट्रैक्ट लगा हुआ है तो उसमें पूरा का पूरा प्रोसेस, जैसे कि यूरिनरी जो हमारा वो होता है ना, यूरिन पास करने के लिए जितने भी अंग, उसमें जितने भी पार्ट, जितने भी ऑर्गन अपना अपना रोल निभाते हैं ना, उन सभी को मिला के ट्रैक्ट बोलते हैं। अब यूरिनरी पास करने में कितने कितने ऑर्गन यूज होते हैं, जैसे कि किडनी मेन ऑर्गन किडनी है। अब यूरेटर हो गया, और ब्लेडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। कास्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके कारण होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन, जैसे कि क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होगा, अब किसी भी पार्ट में हो सकता है। एटियोलॉजी क्या है, बैक्टीरिया स्केरिकिया कोली। आपको याद रखना है बैक्टीरिया किस कारण हो सकता है, स्केरिकिया कोली मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा स्केरिकिया कोली के कारण हो सकता है। इसमें भी एंटीबायोटिक दवा चलेगी। स्टोन्स, अगर स्टोन्स है या फिर इनलार्ज्ड प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट हैं वो बढ़ गए हैं। पुअर हाइजीन, आपकी जो सफाई है आप अच्छे से रखते नहीं है तो उसके कारण हो सकता है। हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस एक लीवर डिसीज है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर का बढ़ जाना, उसमें इन्फ्लेमेशन होना, सूजन होना, उसका बढ़ जाना। कास्ड बाई वायरल इन्फेक्शन, ये एक वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर टॉक्सिन्स के हो सकता है, या फिर ड्रग लीडिंग टू लीवर डैमेज, आपने ऐसी ड्रग्स ली हैं जो फिर लीवर को डैमेज कर रही हैं, उसके कारण हेपेटाइटिस हो सकता है। इटियोलॉजी क्या है, वायरल एबीसी जो हेपेटाइटिस है ना, हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के कारण हो सकता है। एल्कोहल, आपने एल्कोहल बहुत ही कंजप्शन किया उसके कारण हो सकता है। ड्रग्स आपने लिया है बहुत, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है। बस ज़्यादातर किसके कारण हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस बी के कारण हो सकता है, या फिर एल्कोहल और ड्रग्स के कारण, इन तीनों के ज़्यादा चांसेस रहते हैं होने में। गोनोरिया क्या है, गोनोरिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिशन अफेक्टेड रहता है। गोनोरिया क्या है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, कास्ड बाय द बैक्टीरियम नीसेरिया गोनोरी, ठीक है। किसके कारण हो सकता है, नीसेरिया गोनोरी के कारण हो सकता है। विच प्राइमरली इन्फेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें जो हमारा इन्फेक्ट रहता है, जो हमारा प्राइमरी इन्फेक्ट रहता है, वो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो इन्फेक्ट रहता है, या फिर रेक्टम भी हो सकता है। और फेरिंग्स एंड आइज, इसमें फेरिंग्स और आइज भी हो सकते हैं। इटियोलॉजी क्या होता है, काजिटिव एजेंट क्या है इसका, निसेरिया गोनोरी, ठीक है, निस्टेरिया गोनोरिया, ठीक है, निसेरिया गोनोरिया। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अगर हम ट्रांसमिशन के मोड देख लें तो क्या क्या हो सकते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, आप किसी के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनाए हो तो अनप्रोटेक्टेड, मतलब आपने कोई भी प्रोटेक्टेड चीज यूज नहीं की है। मदर चिल्ड ट्रांसमिशन ड्यूरिंग चिल्ड बर्थ, जन्म देने के दौरान मदर से चिल्ड बच्चे में ट्रांसमिशन हो जाना। एंड प्रेडिस्पोरिंग रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, आपने अपने पार्टनर्स के साथ मल्टीपल सेक्सुअल बहुत ही बार सेक्स किया है। लेक ऑफ कंडोम यूजेज, आपने कॉन्डम यूज नहीं किया है। एंड प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ STI है, अगर आपने STI का प्रीवियस हिस्ट्री, आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की मतलब पहले भी हो चुका है, उसकी हिस्ट्री या फिर है। यंग सेक्सुअल एक्टिव इंडिविजुअल्स, ज़्यादातर ये यंग में देखने को मिलता है। सिफिलिस क्या है, सिफिलिस इज ए क्रोनिक सिस्टमेटिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ठीक है, इन्फेक्टेड कास्ड बाय द स्पाइरोकेट बैक्टीरियम ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है।
तो ये किसके कारण होता है? सिफिलिस क्या है? सिफिलिस इज ए क्रोनिक सिस्टमेटिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये क्रोनिक है, ये एकदम से नहीं होती है सिफिलिस। सिफिलिस इज ए क्रोनिक है, सिस्टमेटिक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ये भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, कास्ड बाय द स्पाइरोकेट बैक्टीरियम, या फिर ये किसके द्वारा होता है? स्पाइरोकेट बैक्टीरियम के कारण होता है। और इसका दूसरा नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडियम। ट्रेपोनेमा पैलिडियम, ट्रेपोनेमा पैलिडियम, इसके कारण ये होता है सिफिलिस। एटियोलॉजी यानी काजेज में क्या लिखेंगे? कॉजेटिव एजेंट ट्रेपोनेमा पैलिडियम स्पाइरोकेट, वही लिखा है ना, ट्रेपोनेमा पैलिडियम लिख देना है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या लिखेंगे? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस रिलेशंस, जैसे कि आपने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया, उसको था और आपको हो गया। मलेरिया, मलेरिया क्या है? मलेरिया इज ए वेक्टर बोर्न इन्फेक्शियस डिसीज। ये क्या है कि वेक्टर बोर्न इन्फेक्शियस डिसीज है मलेरिया, कास्ड बाई प्रोटोजोअन पैरासाइट्स। ये एक प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है उसके कारण होता है। ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड, जो जीनस प्लाज्मोडियम का ट्रांसमिटेड का जो पैरासाइट होता है उसके कारण होता है। बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, और ये जो एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है, मच्छर, उसके इन्फेक्टेड मतलब उसमें ये एक होता है प्लाज्मोडियम, उसी के कारण होता है। कॉजेटिव एजेंट क्या है? प्रोटोजोन पैरासाइट्स, जो प्रोटोजोन पैरासाइट्स होता है उस ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम, जीनस प्लाज्मोडियम का प्रोटोजोन पैरासाइट्स। और मेन स्पेसीज पी फ्लेसिपेरम मोस्ट सेवर एंड पी विवाक्स, पी फ्लेसिपेरम पी विवाक्स, इन दोनों के कारण हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, रेयर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आप क्या लिखेंगे? बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। अगर एनाफ्लीज मॉस्किटो, जो फीमेल एनाफ्लीज मच्छर है ना, वो इन्फेक्ट है, ठीक है, तो हो सकता है। या फिर रेयर, रेयर मतलब बहुत ही कम अगर देखा जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में किसी के आपने ब्लड लिया तो उससे हो सकता है। HIV, HIV क्या है? तो HIV इज ए क्रोनिक वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, ये क्या है? क्रोनिक वायरल इन्फेक्शन है दैट अटैक्स द इम्यून सिस्टम, जो कि इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, स्पेशली CD4 T सेल, जो हमारी CD4 T सेल हैं उन पे अटैक करता है, एंड कैन प्रोग्रेस टू एड्स, और ये क्या करता है? एड्स को बना देता है, प्रोग्रेस मतलब उसको लीड कर देता है एड्स को। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और HIV क्या होता है? ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV का होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। कॉजेटिव एजेंट क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV मोस्ट कॉमन, HIV2 लेस कॉमन। जो HIV1 है वो ही पॉजिटिव एजेंट रहता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आप क्या लिखिएगा? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। आप अगर किसी से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किए हैं और उसमें प्रोटेक्ट नहीं किए हैं अपने आप को तो हो सकता है। या फिर कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिशन में आपका कंटामिनेटेड हो जाना। रिस्क क्या है? रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, आपने बहुत ही अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल मल्टीपल मतलब अलग अलग पार्टनरों के साथ आपने मल्टीपल सेक्स किया है, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, ठीक है। थैंक यू भाई खालिद फार्मेसी, आज का इतना ही वीडियो। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे 1 सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब हमारा कितने हम लोगों ने कवर कर लिया है? हम लोगों ने कवर किया है अभी, अरे ये क्या हो गया, तो हाँ ठीक है, हम लोगों ने ये वाला कवर कर लिया, ठीक है, ये और ये कवर कर लिया, ठीक है। अब हमारा पैथोजेनेसिस रहा है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये हमको इतना यहाँ से इतना हमको कवर करने को रह गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इतना कवर कर लेंगे, ठीक है। और ये इतना तो हमारा कवर हो ही चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, 2 पार्ट जल्दी होने वाला है, ठीक है। 2 पार्ट
पार्ट अपकमिंग अपकमिंग। ठीक है।